हेलो बच्चों। देखिए बच्चों, अपन ने लास्ट वाले पॉइंट के अंदर पढ़ा था व्हीट स्टोन सेतु। और ये व्हीट स्टोन सेतु इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि नेक्स्ट जो पॉइंट आने वाला है, जो आज हम पढ़ने वाले हैं, मीटर ब्रिज, है ना, मीटर सेतु, उसकी वर्किंग जो है वो रिलेटेड है व्हीट स्टोन सेतु से। मतलब व्हीट स्टोन सेतु का जो संतुलित अवस्था का जो कॉन्सेप्ट था, है ना, संतुलन की अवस्था जिसे हम बोल रहे थे, धारा आईजी का मान 0 होना चाहिए, तो वो व्हीट स्टोन सेतु का वो जो कॉन्सेप्ट है वो मीटर ब्रिज में अप्लाई होता है। ठीक है। व्हीट स्टोन सेतु की सहायता से हम अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करते हैं, मीटर सेतु की सहायता से भी हम अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। तो वास्तविकता के अंदर मीटर सेतु जो है वो एक प्रायोगिक उपकरण है, और उस उपकरण की वर्किंग मतलब उसकी कार्य विधि या कार्य प्रणाली जो है वो किस पे निर्भर करती है, किसके सिद्धांत पर कार्य करती है? व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करती है। देखिए, सबसे पहले मैं टॉपिक का नाम लिख रहा हूं। ये टॉपिक जो है हमारे पास में वो है मीटर ब्रिज। ठीक है, या मीटर सेतु लिख दीजिएगा, है ना, हिंदी में मीटर सेतु ही लिखा जाना चाहिए वैसे तो, और इसे ऐसा लिखा जाएगा। अब मैं एक बार डायग्राम बना देता हूं। डायग्राम बनाने के बाद में अपन इसके कार्य विधि, इसकी संरचना सभी के बारे में बात करेंगे। जो मैं डायग्राम में बताता जा रहा हूँ ध्यान में रखिएगा। और ये ध्यान में रखो कि मीटर सेतु का उपयोग क्यों किया जाता है? अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने में किया जाता है। देखो, सबसे पहले तो अपन ने नाम देखा है इसका। मैं आपको इसकी रचना बता रहा हूँ, रचना मतलब इसकी बनावट बता रहा हूँ। जैसा नाम से इंडिकेट हो रहा है मीटर ब्रिज, तो इसके अंदर वास्तविकता में है क्या बच्चों? एक 1 मीटर लंबा मैग्नीन या फिर कॉन्स्टेंटिन का तार है। ये जो तार है ना, ये ए बी नाम दे देते हैं। ये ए बी तार जो है वो किसका बना हुआ है? तो ध्यान में रखें, पहला पॉइंट अपने पास में क्या है? तार। तार बना हुआ है किसका? मैग्नीन का। ठीक है। दूसरा नाम क्या याद रखेंगे? कॉन्स्टेंटन। ठीक है, कॉन्स्टेंटन का बना हुआ तार हो सकता है, या तो मैग्नीन या फिर कॉन्स्टेंटन, ये दोनों ही मिश्र धातुएं हैं, ये भी ध्यान में रखें। ठीक है। अब ये जो ए बी तार है, इसका ए सिरा, ध्यान में रखिएगा, बैटरी के धन टर्मिनल से, और बी सिरा बैटरी के ऋण टर्मिनल से चित्रानुसार संयोजित होता है। आपकी किताब में यहां पर, अब ये सब्जी बेचने वाला आ गया, इसकी साउंड आएगा भाई, कुछ नहीं कर सकता मैं है ना। ये यहाँ पे धारा नियंत्रक भी लगाया हुआ है। हालांकि धारा नियंत्रक लगाने की ऐसी कोई आवश्यकता है नहीं। आप जब प्रैक्टिकल करेंगे ना तो आप धारा नियंत्रक नहीं लगाएंगे, आपकी बुक में लगा रखा है। अगर आप इस धारा नियंत्रक को हटा भी देते हैं, डायरेक्ट ऐसे ही बना देते हैं, ये प्रतिरोध हटा दो, एक तार ही ऐसा कनेक्ट कर दोगे तो भी बिल्कुल सही है, ये ध्यान में रखो। तो ये बैटरी जिसका विद्युत वाहक बल E है, कुंजी के मान लेते हैं, तो इस परिपथ में अगर धारा देखी जाए तो ये धारा ऐसे जाएगी A से B की ओर। बात समझ में आ गई क्या? ऐसे धारा जानी चाहिए, ये धारा की दिशा हो गई बच्चों, ये प्लस और ये माइनस। अब देखो, ये जो ए बी तार है, ये ए बी तार कितना मीटर लंबा है? 1 मीटर। 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर लंबा तार है, ये ध्यान में रखना। अरे भगवान, थोड़ा सा धीरे। चलो, अब देखो, फिर इस ए बी तार का ए और बी सिरा, मतलब दोनों अंतिम सिरे जो हैं, वो तांबे की एल आकार की पत्तियों से, तांबे की एल आकार की पत्तियां तो समझ गए हैं आप, कॉपर की बनी हुई होनी चाहिए ये स्ट्रिप, कॉपर स्ट्रिप जिन्हें हम बोल सकते हैं। और इन पत्तियों का आकार
कैसा होना चाहिए? अंग्रेजी के एल आकार का होना चाहिए। जैसा अंग्रेजी का एल आकार होता है ना, वैसा ये अंग्रेजी के एल आकार की तांबे की पत्तियां किससे जुड़ी हुई होती हैं? ए और बी से जुड़ी हुई होती हैं। इन तांबे की एल आकार की पत्तियों के मध्य एक सीधी अन्य तांबे की पत्ती को संयोजित किया जाता है। यह संपूर्ण व्यवस्था, ये वाली 1 मीटर तार वाली और ये तांबे की पत्तियों वाली संपूर्ण व्यवस्था जो है वो एक लकड़ी के सांचे पर व्यवस्थित होती है। एक लकड़ी का जैसे स्लैब नहीं होता, जैसे जिस टेबल पे आप स्कूल में गए होंगे तो टेबल जो बनी हुई होती है वो किसकी? लकड़ी की बनी हुई थी। कई स्कूलों में लोहे की बनी हुई थी, यहाँ पे आप लकड़ी वाली मान लो। और वो लकड़ी का जो बेंच है वो कितना मीटर लंबा होना चाहिए? वो 1 मीटर लंबा होना चाहिए और उसके ऊपर ये सारी चीजें बनी हुई है। तो ये जो पत्तियां हैं वो किसकी बनी हुई है? तांबे की बनी हुई, ध्यान में रखिएगा। इन पत्तियों के संयोजन के कारण परिपथ में 2 रिक्त स्थान उपस्थित हो जाते हैं, या परिपथ में 2 रिक्त स्थान हमें प्राप्त होते हैं। इन रिक्त स्थानों में प्रथम रिक्त स्थान के मध्य संयोजक पेच की सहायता से, कौन से पेच की सहायता से? संयोजक पेच की सहायता से प्रतिरोध बॉक्स आरबी को, प्रतिरोध बॉक्स आरबी को क्या कर दिया जाता है? संयोजित किया जाता है। जबकि द्वितीय रिक्त स्थान के मध्य संयोजक पेच की सहायता से अज्ञात प्रतिरोध S को संयोजित किया जाता है। मध्य पत्ती पर उपस्थित बिंदु D या संयोजक पेच D, ये वाला, इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हो, मैं इसे D नाम दे रहा हूं, ठीक है। उपस्थित संयोजक पेच D को गैल्वेनोमीटर से वह गैल्वेनोमीटर का द्वितीय सिरा विसर्पी कुंजी जे से, विसर्पी कुंजी को अंग्रेजी में बोलते हैं जॉकी, ठीक है। तो विसर्पी कुंजी जे से संयोजित होता है। तो ये इस तरीके की व्यवस्था है, ये पूरा का पूरा सर्किट डायग्राम है। किसका? मीटर ब्रिज का, मीटर सेतु का, ठीक है। अब इसमें ये धारा, ये वाली धारा कैसे देखी जा सकती है? तो कुछ भाग इसमें जाएगा, कुछ भाग इसमें जाएगा। तो इसमें जाने वाला जो धारा का भाग है वो ऐसा जा रहा है, और धारा की दिशा जो है वो परिपथ में आपको प्रदर्शित करके ही आनी, ये ध्यान में रखिएगा। ऐसे जा रही है ये वाली धारा जो है, जो इस वाले भाग में जा रही है वो ऐसे जानी चाहिए। ये जो तीर के निशान से हम बनाते हैं ये किसकी दिशा होती है? ये धारा की दिशा होती है, ये ध्यान में रखें। चलो, तो अब ये काम कैसे करता है, तो मैं पहले वापस से आपको इसकी बनावट समझा देता हूं जो आपको लिख करके आनी है। तो आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले, मीटर सेतु एक प्रायोगिक उपकरण है जिसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। यह व्हीट स्टोन सेतु की कार्यविधि पर कार्यविधि पर कार्य करता है, या फिर इसकी कार्य प्रणाली व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखेंगे? मीटर सेतु में एक लकड़ी के सांचे पर 1 मीटर लंबा, ये कितना मीटर लंबा है? 1 मीटर लंबा मैग्नीन अथवा कॉन्स्टेंटन का समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाला तार मौजूद होता है, या उपस्थित होता है, या रहता है, ठीक है। अब इसको तोड़ दो, कई बच्चे इसको नहीं लिख पाएंगे। मीटर सेतु में आप क्या लिखो? मीटर सेतु में 1 मीटर लंबा तार होता है जो मैग्नीन अथवा कॉन्स्टेंटन का बना होता है, एवं इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल प्रत्येक जगह समान होता है। अब इसका मतलब समझो, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल प्रत्येक जगह समान होता है, इसका मतलब ये जो तार की मोटाई है ना, ये मोटाई हर जगह समान होनी चाहिए। जैसे मेरे हाथ में जो चौक है इसकी मोटाई हर जगह समान है। कुछ स्कूलों के अंदर जो चौक यूज की जाती है वो कैसे यूज की जाती है? आगे से पतली होती है, पीछे भी जाते होते मोटी हो जाती है, तो फिर उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल समान नहीं हुआ बच्चों। आगे कम है,
पीछे जाता है, ठीक है। जबकि ये वाली जो चौक है इसके अंदर क्या है, हर जगह अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल समान है, हर जगह मोटाई समान है इसकी, ठीक। तो हम बोलेंगे कि यह जो तार है इसकी मोटाई अर्थात अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल हर जगह समान है। आप कुछ ऐसे समझे इसे। फिर तार के इस 1 मीटर लंबे तार के अंतिम सिरे ए और बी, है ना, आप लिख सकते हैं इस 1 मीटर तार के अंतिम सिरे ए व बी का संबंध तांबे की एल आकार की पत्तियों से किया जाता है एवं इन तांबे की एल आकार की पत्तियों के मध्य एक सीधी तांबे की पत्ती को व्यवस्थित कर दिया जाता है। इस प्रकार परिपथ में 2 रिक्त स्थान प्राप्त होते हैं। इन दोनों रिक्त स्थानों में से एक रिक्त स्थान के मध्य प्रतिरोध बॉक्स आरबी को संयोजित किया जाता है एवं द्वितीय रिक्त स्थान के मध्य अज्ञात प्रतिरोध एस को संयोजित किया जाता है। परिपथ में धारा प्रवाहित कर तथा मध्य पत्ती पर उपस्थित बिंदु डी से धारामापी जी व धारामापी का अन्य सिरा विसर्पी कुंजी जैसे संयोजित होता है। परिपथ में धारा प्रवाहित करने के लिए तार AB को विद्युत वाहक बल E के शैल से कुंजी के एवं धारा नियंत्रक की सहायता से जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार आप इसके क्या लिखेंगे, बनावट लिखेंगे। वीडियो को पॉज करते रहिएगा और लिखते जाइएगा। तो ये समझ में आ गया। चलिए, तो क्या ध्यान में रखना है, तार किसका बना हुआ है, मैग्नीन या फिर कॉन्स्टेंटाइन का बना हुआ है, 1 मीटर लंबा बना हुआ है, ठीक। अब यहाँ पर समझते हैं काम कैसे करता है। तो व्हीटस्टोन सेतु की क्या कहते हैं उसको, कार्यप्रणाली पर या उसके सिद्धांत पर आधारित है, ये ध्यान में रखिएगा। तो अगर ऐसा है तो जब हम काम करेंगे तो हमारे पास में ये गैल्वेनोमीटर में विक्षेप संतुलन की अवस्था में कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये अविक्षेप की अवस्था पर कार्य करना चाहिए, कुछ ऐसा ही होगा, ठीक। अब इस चीज को समझो बच्चों कि हमें काम कैसे करना है। तो ये जैसे पूरा परिपथ आप संयोजित कर दें और परिपथ में धारा प्रवाहित होने लग जाए तो आपके हाथ में एक जॉकी जे आएगी, है ना। आप लैब में जाएंगे तो आपको पता भी चलेगा कि इस तरीके की कोई जॉकी होगी जो कि ब्लैक कलर की होगी और आगे से उसके तांबे का नुकीला सिरा यूं निकला हुआ होगा, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि वो सारी की सारी चीजें आपको इसके नीचे दिख जाए, ठीक है। तो जॉकी जे आप देख पाएंगे कि नीचे आपको ऐसा दिखाई देगी और उसका नुकीला सिरा आपको दिखाई देगा, ऊपर वाला सिरा तांबे का होता है और वो तांबे की एक रॉड अंदर तक जाती है और फिर उसका जो लास्ट वाला पार्ट है वो तार से जुड़ा हुआ है। तार किससे, इससे गैल्वेनोमीटर से, और गैल्वेनोमीटर फिर मध्य बिंदु डी से। तो जब इस जॉकी को समझना, जब धारा प्रवाहित होगी ना तब हम इस जॉकी को क्या करेंगे, सबसे पहले ए सिरे पर स्पर्श कराएंगे। जैसे ही हम इस जॉकी को ए सिरे पर टच कराते हैं आप इस धारामापी में क्या देखेंगे, विक्षेप देखेंगे। तो मैंने आपको बताया था धारामापी में ऐसे कुछ होता है, ये 0 होता है इधर। तो जैसे अपने यहाँ टच कराया, लेट्स सपोज करो धारामापी में विक्षेप इस तरफ आ गया, इस तरफ, वो कहीं पर भी जा सकता है। ये तो 30 वाला आंकड़ा था, वो शायद 20 पर भी हो सकता है, लेकिन विक्षेप की दिशा बता रहा हूं कि विक्षेप की दिशा इस तरफ है, ठीक है। फिर हमने इस जॉकी को उठाया और यहां पर लेकर चले गए, बी बिंदु पर लेकर चले गए। अब विक्षेप की दिशा यहां से हट करके कहां हो जाती है, विपरीत दिशा में हो जाती है। अगर विक्षेप विपरीत दिशा में आ रहा है दोनों सिरों पर तो आप कहेंगे कि आपका परिपथ का संयोजन पूर्णतः सही है, इसमें कहीं कोई त्रुटि नहीं है। लेकिन यह भी संभव है कि कई बार क्या होता है, आपने ए बिंदु पर टच कराया, विक्षेप इस तरफ, फिर बी बिंदु पे जॉकी को स्पर्श कराया, वापस से विक्षेप इसी तरफ आ जाता है। दोनों स्थितियों में विक्षेप एक ही जगह पर आ जाता है। इसका मतलब आपका परिपथ कहीं ना कहीं दिक्कत कर रहा है। और इस तरीके के परिपथ में जब आप देखें ना कि हर एक चीज हर एक सही जगह लगी हुई है तो फिर एक ही दिक्कत होती है मीटर सेतु में। क्या, ये जो आपने पेच कसे ना, संयोजक पेच, ये आपने ढीले छोड़ दिए हैं, ठीक है। तो संयोजक पेचों को पूर्णतः क्या रखना चाहिए, दृढ़ रखना चाहिए। सारे के सारे संयोजन क्या होने चाहिए, दृढ़ होने चाहिए, कसे हुए होने चाहिए। आप इन सभी पेचों को क्या कर दो, कस दो तरीके से, गैल्वेनोमीटर वाला भाग भी कस दो, सारी चीजों को कस दोगे और फिर आप टच करोगे, आपको विक्षेप की दिशा विपरीत ही प्राप्त होगी हमेशा, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल बहुत ईजी है, ये प्रैक्टिकल है बच्चों, ये बात ध्यान में रखें। 3 प्रैक्टिकल है इसके ऊपर हमारे बुक में,
बुक में मतलब आपके मेन प्रैक्टिकल एग्जाम में मीटर सेतु के 3 प्रयोग हैं। ओके, तो पता चला कि जॉकी को एक बार इस तरफ स्पर्श कराएंगे, एक बार इस तरफ, और दोनों ही स्थितियों में जो विक्षेप है उसकी दिशा क्या होनी चाहिए, एक दूसरे के विपरीत होनी चाहिए। अब क्या होगा, अगर ऐसा है तो अब हम प्रैक्टिकल करना चालू करते हैं। हम इस विसर्पी कुंजी जे को इस ए बी तार के विभिन्न बिंदुओं पर स्पर्श कराते हैं, ऐसा ऐसा ले जाकर के पहले स्पर्श कराया, फिर यहाँ पर विक्षेप देखा, विक्षेप आ रहा है तो फिर हटाओ वहां से जल्दी से, फिर दूसरे बिंदु पर लेकर गए, फिर विक्षेप देखो, विक्षेप वापस से आ रहा है, हटाओ वहां से, फिर तीसरे पे ले जाओ, चौथे पे लेके जाओ, पांचवे पे, ऐसा बिंदु देखो जहां पर टच करने पर या स्पर्श कराने पर इस पर विक्षेप कितना हो जाए, मतलब गैल्वेनोमीटर में विक्षेप कितना हो जाए, 0 हो जाए। जैसे ही आपने उसे स्पर्श कराया, लेट सपोज करो वो बिंदु यहाँ सी था, तो सी बिंदु पर स्पर्श कराने पर, ये तार को मैं ऐसा बना देता हूँ, नहीं तो बच्चे बोलेंगे कि सर ये तो आपने तार को एक ही बना दिया, ठीक है, ऐसा बना देते हैं। चलिए, तो सी बिंदु पर स्पर्श कराने पर हम ये मानते हैं या फिर हमें देखने को मिलता है कि गैल्वेनोमीटर में विक्षेप कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। अगर गैल्वेनोमीटर में विक्षेप 0 आ गया तो ये व्हीटस्टोन सेतु वाला कॉन्सेप्ट हो गया संतुलन का, है ना, कि गैल्वेनोमीटर में अविक्षेप की अवस्था आनी चाहिए। जैसे ही ये अविक्षेप आ जाता है, इसका मतलब है हमारा संपूर्ण परिपथ जो है वो संतुलित हो चुका है, या व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था पर आ चुका है। ठीक है ये बात। उस स्थिति में आप क्या करें, चूंकि मीटर सेतु है तो ये 1 मीटर लंबा तार है, आप इस तार के नीचे एक मीटर स्केल भी देखोगे, एक स्केल लगा हुआ होगा बच्चों, है ना, उस पे 0 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक पैमाना लिखा हुआ होगा। इधर से 0 स्टार्ट है तो 100 इधर अंतिम खत्म हो रहा होगा, फिर एक पैमाना नीचे चल रहा होगा, एक 2 पैमाने चलते हैं उसमें, एक ऊपर की ओर और एक नीचे की ओर, तो यहाँ से 0 से चालू है, यहाँ पे 100 पे कंप्लीट, फिर दूसरा पैमाना जो नीचे की ओर है वो यहाँ से 0 से चालू है और यहाँ पर 100 पर कंप्लीट है। ठीक है, ये ध्यान में रखें। ओके ठीक है बात भाई, हो गया काम। तो ये जैसे ही सी बिंदु पर अपने स्पर्श कराया और यहाँ पर क्या आ गया बच्चों, 0 आ गई गैल्वेनोमीटर में, तो हमने बोला कि संतुलन की अवस्था प्राप्त हो गई है। अब हमने इस बिंदु की इस ए बिंदु से दूरी ज्ञात करनी है, और ये बिंदु से दूरी ए से क्यों ज्ञात करी, तो ये बात ध्यान में रखो, इस लंबाई को बोलते हैं संतुलित लंबाई। संतुलित लंबाई वहां से ही ज्ञात की जाती है, या उसी भाग से ज्ञात की जाती है जिस भाग की ओर प्रतिरोध बॉक्स लगा हुआ होता है। तो प्रतिरोध बॉक्स अगर यहाँ पे लगा हुआ है तो फिर आप संतुलित लंबाई यहाँ से नापेंगे, और ये संतुलित लंबाई अगर L सेंटीमीटर है, कितना सेंटीमीटर, L सेंटीमीटर है, तो फिर बची हुई ये जो लंबाई हो जाएगी वो कितनी होगी बच्चों, तो पूरा तार कितना लंबा था, 100 सेंटीमीटर का, तो शेष लंबाई हो जाएगी 100 माइनस L सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी सेंटीमीटर में और ये भी किस में होगा, सेंटीमीटर में देख रहे हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी आपको। चलिए, अब थोड़ा सा काम करने की आवश्यकता है, या फिर थोड़ी सी और चीजों को समझने की आवश्यकता है। अगर ये संतुलित लंबाई हमें प्राप्त हो गई है तो फिर काम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर ये जो लगा हुआ है प्रतिरोध बॉक्स, है ना, ये प्रतिरोध बॉक्स जो है बच्चों वो ज्ञात प्रतिरोध है। कौन सा प्रतिरोध है, ज्ञात प्रतिरोध। आप प्रतिरोध बॉक्स देखोगे एक डब्बा जैसा दिखाई देगा आपको, मैं डायग्राम में साइड में दिखा रहा हूं आपको, एक डब्बा दिखाई देगा और उसपे बहुत सारे प्रतिरोध की नॉब लगी हुई है, ऐसा 1 2 3 4 ऐसे 10-15 लगी हुई है। जो नॉब आप बाहर निकाल देंगे, है ना, जो कुंजी जैसी चीज आप बाहर निकाल देंगे, उसके सामने जितना प्रतिरोध लिखा हुआ है वही उस प्रतिरोध बॉक्स का प्रतिरोध बन जाता है। तो प्रतिरोध बॉक्स का जो प्रतिरोध होता है वो हमें ज्ञात होता है, पहले से ही पता होता है, और उस प्रतिरोध को हम कैपिटल R से प्रदर्शित करेंगे। अज्ञात प्रतिरोध तो हमें ज्ञात करना ही है, एस हमें ज्ञात करना ही पड़ेगा। फिर चूंकि ये ए बी एक तार है, मैग्नीन या कॉन्स्टेंटाइन का बना हुआ है तार है, इसका मतलब इसकी खुद का क्या होगा, प्रतिरोध होगा। तो हमने यहां पर माना कि 1 सेंटीमीटर तार का प्रतिरोध कितना मान लेते हैं, लेट सपोज करो उसे मान लिया RCM, आपकी किताब में RCM लिखा हुआ है, मैं डेरिवेशन को स्मॉल r से करूंगा। तो माना 1 सेंटीमीटर तार का प्रतिरोध कितना है, स्मॉल r है, ठीक है, तो फिर L सेंटीमीटर तार का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, LR। 100 माइनस L सेंटीमीटर तार का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 100 माइनस L इंटू R।
ऐसे तो हो जाएगा, है ना, अगर 1 सेंटीमीटर का प्रतिरोध कितना हो, R हो तो। अगर ऐसा है तो गौर करो, ये पूरा का पूरा व्हीटस्टोन सेतु बन रहा है, ये पूरा का पूरा क्या बन रहा है, व्हीटस्टोन सेतु बन रहा है। कैसे बना वो देखो एक बार के लिए। तो ये ए बिंदु यहां पर लिखा मैंने, ठीक है, ए बिंदु और डी बिंदु के बीच में आपको दिखाई देगा क्या है, प्रतिरोध R है, ज्ञात प्रतिरोध ही है, ठीक है। फिर ये डी बिंदु यहां पर, फिर डी और बी के बीच में एक प्रतिरोध S जुड़ा हुआ है, ये यहां पर S मान लो, ठीक है। फिर ए और सी बिंदु के बीच में एक और प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, और मैंने उसको अभी बताया था आपको कितना, L इंटू आर। फिर सी और बी, ये बी बिंदु था ना, सी और बी के बीच में एक और प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, कौन सा, 100 माइनस L इंटू आर, हो गया। फिर सी और डी के बीच में गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, सी और डी, ये सी था, के बीच में गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। ए और बी के बीच में एक बैटरी वाला भाग लगा हुआ है, ये बैटरी, ये कुंजी, धारा नियंत्रक लगाओ तो ठीक है, नहीं लगाओ तो भी ठीक है। बताओ भाई व्हीटस्टोन सेतु बन रहा है, नहीं बन रहा, बन रहा है क्या। व्हीटस्टोन सेतु में कार्यप्रणाली कैसे चलती है, इसमें इसका भाग लगाओ, बराबर होना चाहिए, इसमें इसका भाग लगाओ, ऐसा ही होगा। या फिर इसमें इसका भाग लगाओ, बराबर होना चाहिए, इसमें इसका भाग लगाओ, होगा नहीं होगा, ऐसा ही होगा। तो मैं अगर यहाँ पर बोलूं तो ये तो मेरे लिए R1, ये मेरे लिए R2, ये मेरे लिए R3 और ये मेरे लिए R4। तो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, समझना, R1 बटा R2 बराबर होना चाहिए R3 बटा R4 के, यही तो होगा। R1 बटा R2 R बटा S बराबर होगा R3 बटा R4 के, R3 LR, और ये कितना हो जाएगा, 100 माइनस L इंटू आर, स्मॉल r से स्मॉल r कैंसिल हो जाएगा बच्चों। फिर इसको सॉल्व करेंगे, बताओ s निकलेगा नहीं निकलेगा, आसानी से निकल जाएगा, s निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यही कार्य विधि और कुछ नहीं। चलिए, तो मैं आपको कार्य विधि अब समझा देता हूं। अब अपन को जो लिखना है एग्जाम में उसके ऊपर बात कर लेते हैं, ये सारी चीजें तो अब होती रहेंगी। ओके, तो कार्यविधि की बात करते हैं। कार्यविधि में हम क्या बोलेंगे समझ लीजिए। सर्वप्रथम कुंजी के को बंद करके परिपथ में धारा प्रवाहित की जाती है, एवं विसर्पी कुंजी जे को मीटर सेतु के तार के ए बिंदु के निकट स्पर्श कराया जाता है, तत्पश्चात बी बिंदु के निकट स्पर्श कराया जाता है। एवं यह देखा जाता है कि दोनों स्थितियों में धारामापी में विक्षेप की दिशा विपरीत है। यदि यह विपरीत है तो हमारा परिपथ पूर्णतः सत्य या सही तरीके से संयोजित है। इस स्थिति में आपको दूसरा केस नहीं करना कि दोनों तरफ एक ही जगह जा रहा है, वो नहीं करना। इस स्थिति में विसर्पी कुंजी जे को या जॉकी जे को तार AB के विभिन्न बिंदुओं पर स्पर्श कराकर वह बिंदु प्राप्त किया जाता है जहां धारामापी में विक्षेप शून्य प्राप्त होता है। माना सी बिंदु पर विसर्पी कुंजी को स्पर्श कराने पर धारामापी में विक्षेप शून्य प्राप्त होता है, तो यह बिंदु अविक्षेप बिंदु कहलाता है। एवं सी बिंदु की ए बिंदु से दूरी संतुलित लंबाई L को प्रदर्शित करती है। इस अवस्था में व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत का उपयोग कर अज्ञात प्रतिरोध S को निम्न प्रकार ज्ञात किया जाता है। अब वो निम्न प्रकार ज्ञात कैसे करते हैं वो समझ लीजिए। तो सबसे पहले हमने बोला माना, समझना इस चीज को, माना AB तार की के 1 सेंटीमीटर का
प्रतिरोध स्मॉल r है। अतः इसको अपन ने क्या माना था, R3 माना था, और इसे अपन ने क्या माना था, R4, इसे अपन ने R1 और इसे अपन ने क्या माना था, R2 माना था। ऐसा ही काम कर रहे थे। आप उल्टा भी कर सकते हैं, आप इसे R1 मान सकते हैं, इसे फिर R2 माने, तो फिर इसे आप क्या माने, R3 माने, और इसे आप क्या मान सकते हैं, R4 मान सकते हैं। ठीक है, R1 R2 R3 R4, या फिर R1 R2 R3 R4। ठीक है, चलिए, तो अतः L लंबाई के तार का प्रतिरोध क्या होगा, LR होगा। 100 माइनस L लंबाई के तार का प्रतिरोध क्या होगा, 100 माइनस L और ये R से गुणा होगा। फिर आप लिखेंगे R1 बराबर LR, है ना, R1 बराबर LR, R2 बराबर 100 माइनस L इंटू R, ये R लिखा हुआ है मैंने। फिर R3 बराबर प्रतिरोध बॉक्स में प्रयुक्त प्रतिरोध। ठीक है, और R3 का मान किसके बराबर है, R के, और R4 क्या है, अज्ञात प्रतिरोध है, और अज्ञात प्रतिरोध को किससे प्रदर्शित किया गया है, S से। अतः व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत से, किसके सिद्धांत से, व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत से क्या होना चाहिए, R1 बटा R2 का मान R3 बटा R4 के बराबर होना चाहिए। अब नेक्स्ट लाइन में लिखोगे, मेरे पास में तो जगह कम है इसलिए मैं आगे लिख रहा हूं, आप नीचे लिखोगे R1 का मान कितना लिखेंगे, LR, और R2 का मान कितना लिखेंगे, 100 माइनस L इंटू R बराबर R3 का मान कितना लिखेंगे, R, और R4 का मान कितना लिखेंगे, S। हमें क्या निकालना है, S, तो उल्टा करना पड़ेगा, तो R से R तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इसको उल्टा कर दो तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, S बटे R, मैंने उल्टा कर दिया। ठीक है, तो इसको भी उल्टा करो, क्या हो जाएगा, 100 माइनस L बटे L। ठीक है ये बात। अब यहाँ पर देखो S निकालना है हमें, तो अज्ञात प्रतिरोध, तो S बराबर क्या हो जाएगा, ये R मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 100 माइनस L अपॉन L इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, R हो जाएगा। अब गौर करो, अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात हुआ नहीं हुआ, संतुलित लंबाई प्रैक्टिकल से प्राप्त होगी, और प्रतिरोध बॉक्स का प्रतिरोध तो हमें ज्ञात होता है क्योंकि वो हम निकालते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात कर लिया जाता है। कार्यविधि समझ में आ गई होगी। देखिए अभी इसमें बहुत सारा भाग बचा हुआ है, अभी तो अपन को इसकी सीमाएं पढ़नी है, मैग्नीन और कॉन्स्टेंटाइन का तार क्यों यूज करते हैं वो पढ़ना है, लेकिन ये लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया है, इसलिए अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसकी सीमाएं एवं मीटर ब्रिज के बारे में और भी जानकारी प्राप्त करेंगे। एग्जाम के दृष्टिकोण से जो पूछा जाता है वो मैं आपको बता चुका हूं, मीटर सेतु की कार्यप्रणाली में आपको पूरी बता चुका हूं, तो कार्यप्रणाली तक अपना हो चुका है, रचना बनावट कार्यप्रणाली ये अपना सारा हो चुका है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे बच्चों, टेक केयर।